चलिए ये क्वेश्चन समझना बेटा ना, मैं पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूं क्वेश्चन के साथ साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो इफ़ ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इक्वल्स टू 0। अब ये ए कैप बी कैप सी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है ये? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना हो रहा है? 0। ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ? देखना, ये ए कैप मान लेता हूँ, ये बी कैप मान लेता हूँ, और ये ए कैप ये बी कैप, और अगर सी कैप में ऐसे बना दूँ तो मैंने एक चीज़ पढ़ी हुई, अगर इस तरीके से पॉलीगॉन बन जाता है तो सभी का सम कितना होता है? 0। हाँ या ना तो कह दो भाई। ठीक है, अपन ने पढ़ा था ना, ये तीनों अगर ऐसे बन गए तो इनका सम कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी, ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 तीनों का। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों साइड क्या हो गई? इक्वल। और तीनों साइड इक्वल हो गई तो जो ट्राइंगल है वो कैसा बना? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, हमारे लिए बस इतना ही बहुत है, एंगल तो हम निकाल देंगे। ये एंगल तीनों कितने के हो गए? 60-60 के। आ गई के बात समझ में? अब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? तो एंगल निकालना तो हमें आता है, 60 थोड़ी होगा। इसको आगे खिसका देंगे ना ऐसे, तो कितना होएगा? 120। एंगल निकालना आता ही है अपन। ठीक है, 120। सिमिलरली इन दोनों के बीच का भी कितना होगा? 120। इन दोनों के बीच का भी 120। इसको आगे खिसका देंगे ना तो 120। ऐसे इसको आगे बढ़ा देंगे तो 120 120 120 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कितना सिंपल था। अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें, वो कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करवा देता हूँ। अपन ने इसे पढ़ा हुआ था बेटा, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी ए बी और ये सी, तीन अगर मैंने ऐसे बना दिए तो इनका सम कितना लिखा था अपन ने? 0। मैंने एक्सप्लेन भी किया था। सपोज देखो ये सी है अगर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -c। यानी मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, देखो ए और बी को जोड़ूं तो अगर ये सी है तो उस तरफ क्या आ जाएगा? -c। आएगा नहीं आएगा बताओ? आएगा ना, ट्राइंगल लॉ से। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? ए और बी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? -c मिलेगा ट्राइंगल लॉ से। और -c को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? +c। यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0। और वैसे भी अपन को याद रखना कि अगर एक ही डायरेक्शन में तीनों चारों वेक्टर बना रखे हैं अपन ने तो सबका समीशन कितना होता है? 0। क्लोज पॉलीगॉन ऐसे a b c d, सबका सम कितना होगा? 0। क्लियर है क्या बात? इसमें सबका सम 0 तो है ही, सिर्फ ऐसा ट्राइंगल बन गया। यूनिट वेक्टर था इसलिए ये तीनों साइड्स भी क्या हो गई? इक्वल। हमारा ट्राइंगल कैसा बन गया? इक्विलेटरल। और फिर बस इतनी इन्फॉर्मेशन अपन को मिल गई और एंगल अपन ने निकाल लिया। लिख लो अब इसको अच्छे से। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है देखना, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल माने जाते हैं ये भी साहब। तो क्या लिखा हुआ है? फॉर विच सेट ऑफ फोर्सेस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि उस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स 0 का मतलब सभी फोर्सेस का सम कितना है? 0। जैसे एक चीज़ समझते हैं, जैसे पॉइंट P है, इस पर 20 न्यूटन इधर लग रहा है और 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? 0। तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन तो मुझे पता लग गई, फोर्सेस कैसी होनी चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। पहली तो चीज़ ये। दूसरी, अगर 2 से ज़्यादा फोर्स लग रही है, 3 फोर्स या 4 फोर्स या 5 फोर्स, तो वो इक्विलिब्रियम में कब आ सकता है? तो हम हमारा वेक्टर का फंडा लगाते हैं। अगर फोर्सेस लग रही हैं और उससे मैं ट्राइंगल बना पाया इस तरीके का, तो देखो अभी अभी पढ़ा था अपन ने, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0। यानी कुल मिला के अगर ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया 3 फोर्सेस से तो फिर नेट फोर्स क्या हो सकती है?
0। मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या फिर ये हो, है ना। अब ट्राइंगल अगर बन रहा है तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अपन ने पढ़ी है 9th क्लास के अंदर, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी तो क्या बनेगा, ट्राइंगल। अब जैसे 3 साइड है अपने पास, तो क्या रिलेशन होता है, किन्हीं भी दो को ले लो आप, a प्लस बी को लेंगे तो c से बड़ा होना चाहिए, b प्लस सी को लेंगे तो a से बड़ा होना चाहिए, और a प्लस सी को लेंगे तो b से बड़ा होना चाहिए, है ना। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, बोलो ना, ठीक है। अच्छा, अभी 3 दे दी ना अपन को, तो एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, देखना, अगर फोर्स इस पे लग रही है a इधर और पीछे लग रही है 2 फोर्स, और अगर a किसके बराबर है, b प्लस सी के, तो भी तो नेट फोर्स कितनी आएगी, 0। तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होती है इस सवाल में। 3 फोर्सेस अगर हैं तो या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये दोनों चेक करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। अब दोनों चेक मत करो, उससे बढ़िया तुम्हें काम करना, इसी में थोड़ा सा अपन मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो हमें एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी और हमारा आंसर मिल जाएगा। इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है, ध्यान से सुनना, उसको छोड़ दो। ए बी सी में जो सबसे बड़ा है उसको छोड़ दो, बाकी की 2 साइड ले लो। जैसे मैं मान रहा हूं कि बी ग्रेटेस्ट है, तो बाकी की 2 साइड क्या बची, ए और सी। तो बस मुझे ये चेक करना है कि ए प्लस सी जो है ना, वो बड़ा होना चाहिए या बराबर भी होना चाहिए किसके, बी के। इसमें बी क्या है, ग्रेटेस्ट, बी का मतलब है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाली कंडीशन अपन को चेक करनी है। इक्वल टू में तो ये आ जाएगा और ग्रेटर में ये वाला आ जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो हम हमारा आंसर निकाल पाएंगे। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो। तो चेक क्या करना है इन सवालों में, जो ग्रेटेस्ट फोर्स है ना, हाँ, और बाकी जो 2 छोटी हैं उनका सम बड़ा होना चाहिए या बराबर भी होगा किसके, ग्रेटेस्ट के। तो भाई साहब तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका फंडा रहेगा चेक करने का। अब आते हैं अपन एक एक पे। क्या 10, 20 और 10 से क्या मुझे नेट फोर्स 0 मिल सकती है? तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसको तो छोड़ दो, बाकी 2 को पकड़ लो। 10 प्लस 10 और इधर है 20, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20, तो इक्वल्स टू हो गया है। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, यानी इससे मुझे बॉडी इक्विलिब्रियम में मिल जाएगी, हाँ है ना। तो बोल दो यार, मैं एग्जांपल भी बता दूं तुम्हें। देखो ऐसा भी हो सकता है, ये 20 इधर और ये 10 और ये 10 इधर, तो 10 प्लस 10 कितनी होगी, 20, उसने इस 20 को कैंसिल कर दिया, ठीक। इसको चेक करने का क्या तरीका रहेगा, सबसे बड़ी कौन सी है, 20, इसको छोड़ दो, तो 10 प्लस 20, 30, ये तो ग्रेटर रह ही रहा है, इससे तो बन ही जाएगा। तो इससे भी बन गया था ट्राइंगल अपना, मतलब वो कंडीशन चेक हो गई थी। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। इसको चेक करते हैं, सबसे बड़ा कौन है, इसको छोड़ दो, बाकी 2 पकड़ लो। 10 प्लस 15, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, 10 प्लस 5 सॉरी, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, ये तो 15 ही रह गया। तो 15 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, यानी कि इससे कभी भी आपको नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, कभी भी ऐसा ट्राइंगल नहीं बन सकता। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो ना। क्या इन तीनों से ट्राइंगल बन सकता है क्या, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल नहीं बनेगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि अगर 20 न्यूटन की फोर्स मान लो इधर लगाता हूँ मैं, और इन 2 को पीछे लगा देता हूँ, 2 को पीछे लगाऊंगा तो कितनी आएगी, 15, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। किधर चाहिए थी, इतनी 20 चाहिए थी, है ना। तो ये तो गया काम से। अच्छा 10 10 10 से क्या मिल जाएगा क्या मुझे, सोचो, मिल जाएगा, तीनों सेम ही है, तो कोई से भी 2 ले लो। तो 10 प्लस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यस ट्रू है, इससे ही मिल जाएगी अपन।
5 5 20, क्या इससे मुझे नेट फोर्स 0 मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन है? 20, इसको तो रेन दो, बाकी दो को ऐड कर लो। 10, क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है क्या? नहीं है, यानी कि इससे मुझे कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगी। क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा कि नहीं आया? झूठ मत बोलना, आ गया ना समझ में? ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं इसमें के, और चेक करना कितना आसान है देखो, वरना अगर बच्चों को पता नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा। हमें ये कंडीशन चेक करनी है, दो छोटी साइड्स का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके? ग्रेटेस्ट के। इन तीनों में जो भी ग्रेटेस्ट है वो बी है, बी इज ग्रेटेस्ट, लिख लो अब इसको। अब इस क्वेश्चन में देखना अब क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है? 0, और कुछ कंडीशन दे दी, क्या a और b की लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लेंथ सेम है, और c की लेंथ √2 टाइम्स है a से। a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब ट्राइंगल बन गया। और अब मुझे ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा ट्राइंगल का। इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? c। अब आप देखो दो साइड तो इक्वल है, दो साइड कैसी है? हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरी साइड √2 टाइम्स हो रही है, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका ये बनने वाला है। दो साइड इक्वल, आ गई बात समझ में? और तीसरी साइड कितनी है? √2 टाइम्स है, यानी कि अपन का जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका बनेगा, जिसमें सी होगा हाइपोटेन्यूस। तो ये ए, ठीक है, ये आपका सी और ये आपका बी। देखो तीनों का सम 0 जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस बी, एक ही बात है, कैसे भी जोड़ो, एडिशन में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ। अब जैसे ही अपन ने ये काम कर लिया, बस अपना सवाल ख़त्म हो गया है, मान के चलो। c की लेंथ कितनी है? √2 टाइम्स है a की, और ये दोनों बराबर है ना? तो ये और ये इक्वल, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये तो 45 और ये भी 45, और ऑफ कोर्स ये तो 90 होगा ही सही। ठीक है, समझ में आया नहीं आया तुम्हारे? बताओ सबके, आ गया ना? अब एंगल पूछ रहा है ए और बी के बीच का, तो इसको आगे बढ़ा दो, 90 हो गया। ए और सी के बीच का एंगल, इसको कंटिन्यू कर दो आगे, तो ये 45 है, तो ये 135 हो गया ए और सी के बीच का। सिमिलरली इन दोनों के बीच का एंगल, इसका आगे बढ़ा दो इसको, ये एंगल आपका फिर से कितना आने वाला है? 135। दिस इज द टेक्निक। समझ में आ गई बात? लिख लो अब इसको अच्छे से। क्या था इसके अंदर? बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझना बेटा, क्या कहता है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर इज 16। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 16, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 8। रिजल्टेंट मतलब r, तो r का मैग्नीट्यूड कितना है साहब? 8। आगे क्या कहता है? देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। एक कंडीशन दे दी, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, यानी अब आपको ट्राइंगल थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा। मैंने मान लिया ये स्मॉलर फोर्स है ए, तो जो रिजल्टेंट है वो ए के ऊपर कैसा है? परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसा है। हाँ या ना तो बोल दो यार, आ गया समझ में? तो बी वाला किधर होगा फिर? ये ए है तो बी ए होगा। अरे तभी तो जाएगा ये परपेंडिकुलर। तो ज्योमेट्री आपको ऐसे बनानी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स आर वेक्टर। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, अब ए का मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई x मान लेते हैं अपन, है ना? तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? यहाँ रख देते हैं, x प्लस बी बराबर 16, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। मतलब ये जो लेंथ है ना बेटा, ये कितनी हो जाएगी? 16 माइनस एक्स। ये लंबाई तो x हो गई, ये लंबाई कितनी हो गई? 16 माइनस एक्स।
और ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है, तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी 8। अब क्या है इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। बस ज्योमेट्री सेट करना आना चाहिए आपको सवालों में, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हमने ट्राइंगल का फॉर्मेशन ठीक से कर लिया, सवाल एकदम हल्के पड़ेंगे आपको। तो क्या आएगा देखो, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई का स्क्वायर बराबर दिस, यानी कि मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर, ठीक आया नहीं आया समझ में, आ गया ना। इधर होल स्क्वायर खोल लो तो 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 32x, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, माइनस 32x इधर ले आओ तो प्लस 32x हो जाएगा, और 8 स्क्वायर को उधर भेज दो, 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ पे आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो, या मतलब सिंपली सोल्व कर लो, या फिर आइडेंटिटी लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स चाहिए ना मुझे, तो 16 प्लस ये हो गया 24 इंटू 8 और 32 जाएगा भाई साहब नीचे, एक्स की वैल्यू आ गई 6, यानी ये वाला छोटा वाला कितना है 6, और ये कितना हो जाएगा 10, तो 6 10 8 लिख लो। पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गई ना। इसका आंसर नहीं निकाला तुमने किसी ने भी, है ना, गजब कर दिया, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अगेन अ यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर का सम फिर से एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, यानी कि तीनों साइड्स फिर से कैसी हो गई, सेम हो गई। फिर से क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितना आसान है। ये पहला यूनिट वेक्टर, इसमें दूसरा जोड़ दिया, a प्लस बी से क्या मिल रहा है c, c भी यूनिट वेक्टर है, बस इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। a कैप प्लस b कैप, 2 यूनिट वेक्टर का सम इज अगेन अ यूनिट वेक्टर, ठीक। मैग्नीट्यूड सबका 1, इसका मतलब ये सभी लंबाई सेम 1 1 1, फिर से क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बस, तो ये एंगल कितना हो गया 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब थोड़ा सा केयरफुल रहना, ए और सी के बीच का एंगल तो 60 होगा क्योंकि टेल टू टेल है, सी और बी के बीच का एंगल भी 60 होगा, हेड टू हेड है, बट ए और बी के बीच का 60 नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज 120। तो क्या क्या एंगल है कर रखा है, 60 60 और ये 120, इतना आसान है, लिख लो। कर दिया था, बस यही तो पूछ रहा था यार बेटा, लिख लो इसको।